जागो मन के सजग पथिको, अलस थकन के हारे मारे, कब से तुम्हें पुकार रहे हैं गीत तुम्हारे इतने सारे। ये पंक्तियां हैं अपने अंचल की मिट्टी से जुड़े सुविख्यात कलमकार फणीश्वर नाथ रेणु की, जिनकी रचनाओं में उनके गांव घर की बोली बानी है, वहां की व्यथा कथा है। लोक संस्कृति से समृद्ध और आंचलिक गंध से सुरभित मर्मस्पर्शी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक अवदान अतुलनीय है। जन सरोकारों से जुड़े और देसी ठाठ के साथ लिखने वाले इस लेखक के बारे में आज थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। 1942 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952-53 में वे भीषण रूप से अस्वस्थ रहे, जिसके बाद उनका झुकाव लेखन की ओर हो गया। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में मिलती है। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। 1994 में प्रकाशित उनके पहले ही उपन्यास मैला आंचल पर उन्हें अद्भुत ख्याति मिली, जिसके लिए 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि शायद यह अकेला उदाहरण होगा जिसमें लेखक को उसकी पुस्तक के साथ हाथी पर बिठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। 2016 में भारतीय डाक विभाग ने इन पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। बिहार की मिट्टी का सौंधापन और कजरी चैता की तान से गुंजरित लेखन फणीश्वर नाथ रेणु की पहचान है। सिग्नेचर ट्यून की तरह यह खासियतें उनकी हर रचना में जीवन रस बनकर बरसती हैं। रेणु जी की रचनाओं में उस समय का समाज, जो कि आज भी बहुत बदला नहीं है, उसका ऐसा जीवंत चित्रण होता है कि पाठक को लगता है वह पढ़ नहीं रहा बल्कि देख रहा है। मैला आंचल के अलावा परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड उनके दूसरे उपन्यास हैं। एक आदिम रात की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, ये उनके चर्चित कथा संग्रह रहे। और उनके रिपोर्टाज में ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध काफी चर्चित रहे। मारे गए गुलफाम कहानी पर तीसरी कसम नाम से फिल्म बनी, जो बेहद लोकप्रिय रही। यह फिल्म 1966 में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित हुई। हाल ही में इनकी कहानी पंचलैट पर भी इसी नाम से फिल्म रिलीज हुई है। देख लेते हैं पंचलैट फिल्म की एक झलक। आज से तुम जात बिरादरी से बाहर। अपना टोला में किसी को बालना नहीं आता। किसी भी तरह गोधन को राजी कराइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। रेणु की कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की सरस झांकी दिखाई पड़ती है। उनकी भाषा शैली में एक जादुई असर है जो पाठकों को बांधे रखता है। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। ग्रामीण सादगी और गवई स्वाभिमान रेणु जी के लेखन का मुख्य स्वर है, जिसे पंचलैट, रसप्रिया, ठेस,
लाल पान की बेगम, संवदिया जैसी लगभग सभी कहानियों में देखा जा सकता है। रेणु का लेखन वातावरण प्रधान है, जिसमें वहां के रीति रिवाज, संबंधों की महीन बुनावट खास तौर पर देखी जा सकती है। खेतों में धान रोपते, राह में बटोही गाते और बैल हाँकते हुए गाए जाने वाले गीत मुखर हो उठते हैं। हल जोते हलवा भैया रे, हल जोते हलवा, हाँ रे हल जोते हलवा। अरे खुरपी चलावे मजदूर रे, हल जोते हलवा भैया रे, हल जोते हलवा। एही पंथे धनी धनी मोरा है रुसली रे, हल जोते हलवा, हाँ रे हल जोते हलवा। उनकी लेखनी में ध्वन्यार्थक बिंब खास तौर पर ध्यान खींचते हैं। कुतबा फिर गश्त लगाता हुआ आया। यह कार्तिक का महीना है ना, ससुरा पस्त होकर आया है, हाँफ रहा है। ले तू भी यहीं सोएगा? साले की देह की गंध यहां तक आती। धत धत। बाबू ने जगकर पूछा, तब क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलटकर देखने लगा, हुर्राया, फिर 2-3 बार दबी हुई आवाज में भुक भुक कर जनाने मुसाफिर खाने के अंदर चला गया। कुत्ते को दुत्कार कर भगाने की ध्वनि व्यंजना, दिल दिल। मृदंग की ताल का शब्द संयोजन, धितांग धितांग। गांव की बोली बानी की महक, इस धुर भक। कह सकते हैं उनकी अपनी ही आंचलिक शब्दावली है। टेसन, नखलऊ, रसपिरिया, मृदंगिया, पात्रों के नाम का गवई रूप, चंपिया, ओकील यानी वकील जैसे अनेक शब्दों के साथ भाषा गौण होने लगती है और दृश्य उभरने लगते हैं। छप्पर वाले गांव घर, खेतों में लहलहाती फसल, दूसरे पगडंडी पर बैलगाड़ी हाँकता, गीत गाता गाड़ीवान और लाली लाली डोली में गठरी बनी दुल्हनिया। यह लोक रंग पाठकों को एक तरह के नॉस्टैल्जिया से भर देते हैं। आंचलिकता प्रधान इनकी कथाओं में सादगी का सौंदर्य है। गांव के लोग आपस में जरा सी बात पर उठते हैं तो जरा से मनोबल से मान भी जाते हैं। लाल पान की बेगम में लोक रंग की झलक तो शीर्षक से ही मिलने लगती है। जंगी की पुतौ उसे नई दुल्हन की तरह इतराने वाली स्त्री का ताना देती है। 5 बीघा जमीन का हासिल कर लिया, खुद को लाल पान की बेगम समझती है। उसने सारी तैयारी कर रखी है। वह अपनी शादी की लाल साड़ी और मंगटीका लगाकर नाच देखने जाएगी। रास्ते के लिए मीठी रोटी भी ले जाएगी। इसमें मुख्य पात्र का नाम नहीं दिया गया है। वह आद्योपांत बिरजू की मां के नाम से ही जानी जाती है, जैसा गांव घरों में प्रचलित है। घर में बेटी चंपिया भी है। नाम शायद चंपा रहा होगा, जिसे पूरी कहानी में चंपिया ही कहा गया है। वह बिरजू से बड़ी लगती है, मगर जैसी प्रथा है कि पुत्र के नाम से ही माता पिता को भी पुकारा गया है। नाच देखने जाने में होने वाली देरी से उकताई हुई वह पड़ोस की मखनी फुआ के सवालों से झल्ला जाती है। अब देखिए कि गांव में संबंध से जुड़े हुए संबोधन होते हैं, मखनी फुआ, मगर बाद में सारी झल्लाहट भूलकर वह सभी को अपने साथ लिए चलती है, गीत गाते, मस्ती में झूमते हुए। उसे लगता है कि मैं तो सच में लाल पान की बेगम हूं। स्त्री मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर परिचय इस कहानी में मिलता है। इसी तरह रसप्रिया भी एक बेहद मार्मिक और कलात्मक कहानी है। मृदंग बजाने वाले पंचकौड़ी के मृदंग की धातिंग धातिंग की ध्वनि वास्तविकता में पाठक के मन पर थाप देती है। मूल गैनी सीखने के ख्याल से पंचकौड़ी जोधन गुरुजी के पास गया था और उनका स्वजाति बनकर सीखने भी लगा था। पर जब गुरुजी ने अपनी बेटी रंपतिया से पंचकौड़ी के चुमौना यानी ब्याह की बात चलाई, तब वह घबरा गया और रातों रात वहां से भाग खड़ा हुआ। बस इसके बाद से ही रसप्रिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई।
वह यह मानता रहा कि उसे रमपतिया का दिल दुखाने का शाप मिला है, जिसे उसे भोगना है। कलाकार के मन और स्वाभिमान को जानना है तो ठेस कहानी को पढ़ना बहुत जरूरी है। खूबसूरत शीतल पाटी बुनने वाले पात्र सिरचन के चिक की बुनकरी ऐसी थी कि जिसके लिए हर कोई लालायित रहता, और सिरचन भी हर किसी के बुलाहट पर दौड़ा जाता। उसे लगता कि उसकी पूछ है, उसके काम की कद्र है। वह पूरी तन्मयता से काम करता, जरा भी बाधा पड़ती तो फुफकार उठता, सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। वहां मिलने वाला जलपान, भोजन या लुंगी धोती सबको वह अपने सम्मान के रूप में ग्रहण करता है। जैसे रसप्रिया का नायक पंचकौड़ी अपना गीत सुनाकर जो धन कमाता है, गांव वाले भले ही उसे भीख मान कर देते हो, मगर वह तो उसे सम्मान में मिला धन समझता है। सिरचन को भी अपनी दस्तकारी पर गुरूर है। वह जानता है उसके जैसी कलात्मक बुनावट किसी और के बस की बात नहीं। गांव वालों द्वारा उसके नखरे उठाए जाना उसे एक तरह की तुष्टि का बोध कराते हैं। स्वाभिमानी इतना कि दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, मगर बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब मंजली भाभी से उसकी कहासुनी हो गई तो बहुत आहत हुआ और कसम उठा ली कि अब वह यह काम करेगा ही नहीं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस घर की वह लड़की जिसे ब्याह के बाद सवासिन कहा जाता है, जब अपने ससुराल वापस जाने लगती है तो वह दौड़ता हुआ स्टेशन पर पहुंचकर अपने हाथ की बुनी सुंदर शीतल पाटी उसे भेंट स्वरूप देता है। यह अंत मन को भीतर तक भिगो डालता है। कलाकार का मन और उसका स्वाभिमान एक साथ कितना कोमल और कितना अक्खड़ होता है, यह कहानी इसका बेजोड़ उदाहरण है। इसी तरह संवदिया एक बेहद मार्मिक कहानी है, जिसमें संवदिया गांव की विधवा बहू का संदेशा लेकर उसके नैहर तो चला जाता है, मगर यह नहीं कह पाता कि उनकी बेटी वहां खुश नहीं है और कि उसने संदेशा भिजवाया है कि अगर उसके भैया आकर उसे लिवा नहीं ले गए तो वह जान दे देगी। परती परिकथा कोसी बांध निर्माण की पृष्ठभूमि में लिखा गया वह उपन्यास है जिसमें जाति और वर्ग के मुद्दों को बहुत बारीकी से उठाया गया है। रेणु ग्रामीण जीवन के जन सरोकारों के ही साहित्यकार नहीं थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी उनका सक्रिय हस्तक्षेप रहता था। जाति विहीन समाज की जो कल्पना उनके बेहद चर्चित उपन्यास मैला आंचल और परती परिकथा में दिखाई पड़ती है, उसे उन्होंने अपने जीवन में भी बखूबी उतारा। अपनी पोतियों का नाम जरीना और शबाना रखकर उन्होंने अपनी तरह से धर्म और जाति की दूरियों को पाटने की कोशिश की। उनकी कहानियों में अक्सर प्रेम की परिणति त्याग में दिखाई गई और उनके नायक नायिका अंततः बिछड़ गए। यहां तक कि मारे गए गुरफाम पर जब तीसरी कसम नाम से फिल्म बनी तब उन पर काफी दबाव डाला गया कि कहानी के अंत में हीरो हीरोइन को मिला दिया जाए, मगर वे इस बात के लिए कतई राजी न हुए। नतीजा यह निकला कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि इस दुखद अंत से फिल्म चल नहीं पाएगी और उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया। खैर, फिल्म वैसे ही बनी जैसी कहानी में थी, भले ही इस कारण उन्हें काफी कर्ज लेना पड़ा। फिर भी निजी जीवन में उन्होंने अपने प्रेम का वर्णन किया। उनकी बीमारी की अवस्था में लतिका राय चौधरी नाम की नर्स ने उनकी भरपूर सेवा की और मौत के मुंह से उन्हें बाहर निकाल लाई। बाद में लतिका रेणु की तीसरी पत्नी बनी, जिसने न केवल रेणु को बल्कि उनके बाल बच्चों को भी इस कदर अपना लिया कि खुद कभी मां न बन सके, इसलिए अपनी बच्चेदानी ही निकलवा दी। त्याग और तपस्या की मूर्ति लतिका का रेणु के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहा जाता है कि मैला आंचल में डॉक्टर ममता के रूप में लतिका को ही चित्रित किया गया है। व्यक्तिगत जीवन में भी उनका जीवन देखने लायक रहा। बचपन से ही पिता को देखकर देश और आजादी के प्रति वे सचेत रहे। चांद पत्रिका का फांसी अंक जिसके पास मिलता उसे जेल में डाल दिया जाता था। उनके घर की तलाशी लेने जब पुलिस आई
तब रेणु अपने बालकाल में ही थे, मगर पिता के जवाब तलब से उन्होंने स्थिति की नजाकत को भांप लिया और उन किताबों को अपने बस्ते में डालकर स्कूल के लिए जा रहा हूं कहकर घर से बाहर निकल गए। उनके लेखन पर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, मगर बाद में सत्ता से आहत होकर उन्होंने उसे वापस लौटा दिया। जयप्रकाश आंदोलन में वे बहुत सक्रिय रूप से भागीदारी करते रहे। हालांकि उनका स्वास्थ्य उन दिनों बहुत नाजुक अवस्था में था, मगर उन पर तो जो धुन सवार हो गई उसे कोई रोक नहीं सकता था। जब उन्हें पता चला कि जयप्रकाश बाबू पटना के गांधी मैदान पहुंच रहे हैं, तब वे अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें खून की उल्टियां हो रही थीं और उनका इलाज चल रहा था। ऐसी स्थिति में अस्पताल से छुट्टी मिलना तो असंभव ही था। वे चुपचाप अस्पताल से निकल भागे और पहुंच गए जेपी आंदोलन में। रेणु जी का जन सरोकार कभी उन्हें राजनीति की बिसातों पर चलाता है, तो कभी जिंदगी की ठोकर को गीत की तान में बांधता है। कथाओं के परोक्ष में उभरते गीतों का स्वर ही दरअसल उनके कथा तत्व को परिलक्षित करता है। वातावरण का चित्रण और पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण रेणु जी के लेखन की वह विशिष्टता है जो इन्हें अन्य लेखकों से अलग और कालजयी बनाती है। फणीश्वरनाथ रेणु को दादी रेणुआ कहती थी, क्योंकि उनके जन्म के समय परिवार को ऋण लेना पड़ा था। तब कोई कहाँ जानता था कि यह रेणुआ ऐसी कालजयी रचनाएं लिख जाएगा कि जिसके लिए साहित्य और समाज सदा उनका ऋणी रहेगा। खादी के चुनरिया रंग दे छापेदार हो और रंग रेजबा, बहुत दिनन से लागल मन हमार बा और रंग रेजबा। खादी के चुनरिया, खादी के चुनरिया।